Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Roshan, myself Dr. Khalis, MBBS General Physician, Consultant Physician. आज मैं बात करने वाला हूँ टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और कहीं न कहीं हर आदमी को ये फीवर होता है और होते जा रहा है, ठीक है? ये भी एक टाइप का फीवर होता है, ठीक है ना? पिछले लेक्चर में हमने फीवर देखा था, मलेरिया फीवर देखा था, डेंगू फीवर देखा था, तो आज हम टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है? हमने ये देखा कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, कैसे फैलता है, इसका एजेंट क्या है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं, इसमें क्या-क्या ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है ना? तो वन बाय वन हम हर एक चीज़ को देखते जाएँगे। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ टाइफाइड फीवर, ठीक है? तो टाइफाइड फीवर जो हमने कहा, ये एक टाइप का फीवर होता है और बहुत सारे लोगों को होता है। इसका पता कैसे चलेगा? जब हम इसका टेस्ट कराएँगे, फीवर प्रोफाइल में हमें पता चलता है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? यहाँ पे बताया गया है कॉज्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। टाइफाइड फीवर जो होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम क्या है? सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी। ये 2 टाइप के इसके बैक्टीरियाज होते हैं, सैल्मोनेला टाइफी और सैल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है? अब इसको हमने बोला टाइफाइड फीवर को हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, ठीक है ना? जहाँ पे एंटेरिक फीवर आता है, तो वो डिस्क्राइब करता है टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड फीवर, दोनों फीवर को हम एंटेरिक फीवर बोलते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको टाइफाइड फीवर हो गया, उनको पता ही नहीं होता है मुझे टाइफाइड फीवर है और टाइफाइड फीवर हो गया, पता भी चल जाता है, तो हम क्या-क्या इसमें हम प्रिकॉशन लेंगे, क्या-क्या हमें डाइट लेना है, कौन-कौन सी मेडिसिन लेनी है, वो नहीं मालूम होता है, ठीक है ना? तो इस चीज़ को देखते हुए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है, ये एक एंटेरिक फीवर करता है। इसको हमने हिंदी में भी बनाया है और ये हमने दोनों लैंग्वेज में बनाया है, हिंदी एंड इंग्लिश। वो इसलिए कि जो मेडिकोज़ हो वो अच्छे से समझ रहे होंगे और जो नॉन मेडिकोज़ हों वो भी अच्छे से समझें, इसलिए हमने ये चीज़ को अपनाया है, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉज़ पता चल गया। अब उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सैल्मोनेला बैक्टीरिया। अब सैल्मोनेला बैक्टीरिया के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है? तो सैल्मोनेला टाइफी एस टाइप जिसको बोलते हैं, एस टाइफी बोलते हैं। दूसरा होता है सैल्मोनेला पैराटाइफाइड जिसको हम एस पैराटाइफी बोलते हैं, ठीक है? ये इसके टाइप्स हो गए। अब मैं बात करूँगा सैल्मोनेला टाइफाइड यानी एस टाइफी, ये होता क्या है? तो एस टाइफी जो होते हैं वो स्पेशल बैक्टीरिया होता है व्हिच हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एंटीजन। इसके पास 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। इट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखा गया है सैल्मोनेला टाइफाइड में 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं और ये एंटीजन जो होते हैं सरफेस ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? अब इसको हिंदी में देखते हैं। एस टाइफी एक विशिष्ट प्रकार का बैक्टीरिया होता है। इस बैक्टीरिया के पास 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और ये एंटीजन बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर उपस्थित रहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ठीक है? अब कौन-कौन से एंटीजन होते हैं? तो ओ एंटीजन इसको हम टीओ एंटीजन भी बोलते हैं और एच एंटीजन इसको हम टीएच एंटीजन भी बोलते हैं। यहाँ पे टी स्टैंड फॉर टाइफी, ठीक है ना? टी स्टैंड फॉर टाइफी यहाँ पे लिया गया है। दूसरा हम देख रहे हैं सैल्मोनेला पैराटाइफाइड, इसको हम एस पैराटाइफी भी बोलते हैं। It is also pathogenic bacteria. It has 2 types of antigen on surface. Salmonella paratyphoid में भी ये क्या होता है बेसिकली पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, इसमें भी 2 टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना? तो इसी चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है, इस बैक्टीरिया की ऊपरी सतह पर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। अब इसका एंटीजन कौन-कौन से एंटीजन होते हैं? तो इसमें एंटीजन एच और एंटीजन बीएच, ये 2 टाइप्स के एंटीजन होते हैं। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में ये इस तरीके का बैक्टीरिया दिखता है, सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैसिलस इस टाइप का होता है, रोड शेप का होता है बेसिकली, ठीक है ना? रोड शेप बैक्टीरिया इसको बोलते हैं, ठीक है?
इसी चीज़ को हमने लिखा है सैल्मोनेला ग्राम नेगेटिव बैसिलस बैक्टीरिया होता है ये। इसका नॉर्मल साइज जो होता है वो 0.5 माइक्रोमीटर होते हैं, ठीक है। इसका आकार जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर होता है, जो कि इसमें लिखा है। दिस इज द मोस्ट मोटाइल बैक्टीरिया बिकॉज इट हैड फ्लैजिला। ये जो होता है सैल्मोनेला टाइफी, जो रोड शेप का बैक्टीरिया होता है, ये मोटाइल होता है। मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसके ऊपर फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला, तो इसका फ्लैजिला हम उसको बोलते हैं जिससे ये मूवमेंट करता है, ठीक है ना, उस आकार को फ्लैजिला बोलते हैं। अब पैथोजेनेसिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पैथोजेनेसिस में क्या देखने को मिला है? सैल्मोनेला मेनली कॉज एंटेरिक फीवर, जैसा कि हमने ऊपर देखा, व्हेन बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज 101 फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। तो टाइफाइड फीवर में बॉडी का जो टेम्परेचर होगा, जब हम थर्मामीटर से मेजर करेंगे तो 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा होगा, ठीक है। उसी चीज़ को हिंदी में लिखा है हमने, सैल्मोनेला एंटेरिक फीवर करता है जब शरीर का तापमान 101 फ़ारेनहाइट से बढ़ जाता है, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब ये जो होते हैं वो टाइफाइड फीवर कैसे कैसे ट्रांसमिशन होता है, हमने देखा है बहुत सारे लोग अभी भी कंटामिनेटेड, बेसिकली ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन की हम बात करेंगे तो कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर की वजह से ये फैलता है, ठीक है ना। मतलब साफ खाना नहीं होता है, हाइजीनिक फूड नहीं होता है, उसकी वजह से होते हैं। या 2-3 दिन का खाना फ्रीज में रखा हुआ आदमी निकाल के खा लेता है बिना गर्म किए, हालांकि फ्रीज का खाना तो नहीं खाना चाहिए बिना गर्म किए, तो बहुत दूर की बात है, गर्म करके भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग खा लेते हैं। रात का खाना सुबह खा लेते हैं बेसिकली, ठीक है। तो उससे होता है। दूसरा कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी पीने से, या साफ सुथरा पानी ना हो, बर्तन जिसमें रख रहे हो आप पानी वो क्लीन ना हो, या जिस गिलास बोतल में पी रहे हैं वो क्लीन ना हो, तो उससे भी ये फैलता है, यानी कंटामिनेटेड वाटर लेने से होता है, ठीक है। इसमें हम सिम्टम्स की बात करेंगे तो फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, ठीक है ना। हमने ऊपर बताया कि 101 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होना चाहिए, होता है इसमें, ठीक है। हमने ऊपर बताया 101 से फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हाई ग्रेड फीवर होगा, 104 तक देखने को मिला है, ठीक है ना। ये हम फीवर जो है फ़ारेनहाइट में हम बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें वीकनेस होगा, बहुत वीकनेस लगेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्किन रैशेज होंगे, रोज स्पॉट की तरह वहाँ पे दिखेगा बॉडी के अंदर, ठीक है ना, बॉडी के स्किन के ऊपर। हेडेक देखने को मिलेगा, डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, ठीक है। वोमिटिंग भी ब्लड कभी-कभी देखने को मिलेगा कि वोमिट आ रहा है ब्लड के साथ, वोमिट में ब्लड भी आ रहा है। ब्लड कब आता है? जब इन्फेक्शन लेवल जब बढ़ जाता है ना, तब ये वोमिट के साथ ब्लड आने लगता है, ठीक है। जब अंदर हमारे स्टमक के अंदर इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से ये वोमिट के साथ ब्लड आने लगता है। कोल्ड कफ रहेगा, ठीक है ना, कोल्ड नज़ला रहेगा, कफ खांसी रहेगी, एनोरेक्सिया रहेगा, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलता है, चिल्स सर्दी लगेगी, डिहाइड्रेशन होगा, पानी की कमी-कमी महसूस होगी, है ना, माउथ हमेशा ड्राई-ड्राई रहेगा, माउथ का टेस्ट एकदम चेंज हो जाएगा, सोर थ्रोट रहेगा, है ना, गले में खराश जैसा फील होगा। तो ये सारे सिम्पटम्स थे। अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जब टाइफाइड फीवर होता है तो आप अक्सर देखोगे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। क्या? पेशेंट को हेलुसिनेशन टाइप का लगने लगता है, ठीक है ना, और पेशेंट डिलीरियम कंडीशन में जाने लगता है, थोड़ा-सा उसको स्लीपीनेस लगने लगता है, एंडोकार्डाइटिस होने लगता है, मायोकार्डाइटिस होने लगता है, पैंक्रियाटाइटिस होने लगता है ना, निमोनिया लाइक सिम्पटम्स देखने को मिलने लगता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है, सेप्सिस ब्लड में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, ब्लड में इन्फेक्शन कैसे होगा? जब बैक्टीरिया का लेवल इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो सेप्सिस हो सकता है, जिसको ब्लड में इन्फेक्शन बोलते हैं। ब्लीडिंग इन इंटेस्टाइन, जब इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो स्टोमक के इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग भी होने लगता है। होल्स इन इंटेस्टाइन, ठीक है। जब इन्फेक्शन लेवल बढ़ जाएगा तो होल्स होने लगेंगे इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। ये नॉन मेडिकोज हैं उनके लिए भी है, जो नॉर्मल पीपल देख रहे हो वीडियो उनके लिए भी है, ठीक है ना। तो ये सारा सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा। जो भी ये सारा सिम्टम्स अगर आपके अंदर मौजूद है, अगर आपको लग रहा है ये सारा सिम्टम्स देखने को मिल रहा है, तो आपको ज़रूर टाइफाइड हो सकता है, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए आप टेस्ट कराओगे, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन, अभी हम क्या-क्या यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कराएँगे, टेस्ट कराएँगे।
तो सीबीसी कराना है, कंप्लीट ब्लड काउंट ब्लड कल्चर कराना है, स्टूल कल्चर कराना है, यूरिन कल्चर कराना है, बोन मैरो कल्चर भी कभी-कभी कराना पड़ सकता है, इलीजा और विडाल टेस्ट, ठीक है ना? तो मेन जो इसमें जो रेट्स हमने लिखा है ये तो इम्पोर्टेंट है, जब टाइफाइड फीवर होगा तो ये सारा टेस्ट कराएँगे जिससे पता चलेगा, ठीक है? अब मैं ट्रीटमेंट की बात करूँगा, ये जो ऊपर था सिम्पटम्स हो गया, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है वो होता है, टाइफाइड फीवर क्या होते हैं, उसमें क्या-क्या कितना बॉडी टेम्परेचर होता है, तो टाइफाइड फीवर होता है ना? तो ये सारा चीज़ मैंने ऊपर देखा। अब मैं ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, कंप्लीट ट्रीटमेंट की मैं यहाँ पे बात करूँगा और जो भी लोग देख रहे हों, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करिए और अगर हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो हम भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है? और आप अब अगर हमसे नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर के सुपरविज़न में आप ये सारा चीज़ करेंगे, ठीक है ना? ये कंप्लीट ट्रीटमेंट है जिसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं सबसे पहले, उसमें कौन-सा देते हैं? फ्लोरोक्विनोलोन्स क्लास का लेते हैं, टैबलेट सिप्रोफ्लोक्सासिन जो कि 75 एमजी का होता है, ओडी लेते हैं, दिन में 1 बार फॉर 5 डेज़ के लिए, ठीक है ना? या इस दो और मतलब होता है या तो सिप्रोफ्लोक्सासिन लेंगे 750 एमजी का या ओफ्लोक्सासिन लेंगे 400 एमजी का ओडी फॉर 5 डेज़ ये भी, ठीक है ना? ये हो गया या ये हम नहीं ले रहे हैं तो दूसरा एंटीबायोटिक लेंगे 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन के अंदर आता है टैबलेट सिफेक्सिम आता है 400 एमजी का, इसको हमें बीडी लेना है 7 डेज़ के लिए या सेफोडोक्सिम लेना है, ठीक है ना? ये भी बीडी लेना है 7 डेज़ के लिए और जो चिल्ड्रन हो या प्रेग्नेंट वुमन हो, कुछ केसेस में देखा गया है कि बच्चों को और जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनके लिए सब एंटीबायोटिक हम नहीं दे सकते हैं, वो उनके लिए सेफ नहीं होता है। तो एज़िथ्रोमाइसिन जो होता है ना, वो सेफ होता है। दूसरा अमोक्सिसिलिन, पेनिसिलिन ग्रुप का भी हम ले सकते हैं, अमोक्सिसिलिन भी सेफ होता है प्रेग्नेंट वुमन के लिए। तो अगर हम एज़िथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो 500 एमजी का लेंगे ओडी फॉर 5 डेज़ के लिए। ये तो एंटीबायोटिक की बात हुई। दूसरा फीवर को कम ये तो ऊपर जो हमने एंटीबायोटिक वो दिया बताया, ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए है, ठीक है ना? जितना आपके ब्लड में इन्फेक्शन आपके जिस्म के अंदर जो इन्फेक्शन फैल गया है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लेते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है? ये सारा हुआ। अब फीवर को कैसे कम करना है तो एक आता है टैबलेट डोलो जो कि 650 एमजी का होता है, इसको हम 4 आवरली लेना है। एक अगर मान लो 10 बजे हमने लिया तो वहाँ से 4 घंटे के गैप में दूसरा लेना है, ठीक है? कब लेना है? जब फीवर हमारा परसिस्ट रहेगा। फीवर हमें सुबह लिया, दवाई लिया, डोलो हमने लिया, फीवर कम ही नहीं हुआ, 6 घंटे 4 घंटे के बाद तो फिर हमें लेना है। अगर फीवर कम हो गया 1 डोलो लेने के बाद, तो दूसरा डोलो जब लेना है जब फीवर हमें दोबारा आने लगेगा या आएगा। अगर दोबारा फीवर नहीं आया तो फिर डोलो नहीं लेना है। डोलो जो है मेन फीवर को कम करने के लिए है, ठीक है ना? यानी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने के लिए। और टैबलेट वेंडम 4 एमजी होता है, 1 टैबलेट ओडी लेना होता है। ये कब लेना होता है वेंडम? ये बेसिकली जब हमें वॉमिट होता है या वॉमिट टाइप का लगता है, जी मिचलाने लगता है, तो हम 1 टैबलेट लेंगे 4 एमजी का, ठीक है? और जब वोमिट जैसा नहीं लगेगा तो हम इस टैबलेट को नहीं लेंगे, ठीक है ना? प्रिस्क्रिप्शन में ये चारों दवाई लेने हैं, कब कौन सी दवाई काम आ जाए नहीं पता, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन का ये तरीका है, ठीक है ना? ये ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, ठीक है? जब जिसकी नीड होती है वो दवाई हम लेंगे, वो मेडिसिन लेंगे, जिसकी नीड नहीं होगी वो दवाई, वो मेडिसिन हम नहीं लेंगे, ठीक है? तो वेंडम हम कब लेंगे? जब हमें वोमिट टाइप का लगेगा, नॉज़ेटिक टाइप का लगेगा, जी मिचलाने लगेगा, उल्टी टाइप का लगेगा तो हम वेंडम टैबलेट लेंगे, वो भी 1 लेंगे, ठीक है ना? और लेने के बाद फिर खत्म हो जाएगा, दोबारा नहीं लगेगा तो फिर इसको नहीं लेना है। फिर आता है टैबलेट मल्टीविटामिन, ठीक है ना? जो कि आजकल बहुत चला हुआ है, सुप्राडीन करके आता है, मल्टीविटामिन टैबलेट आता है। इसको बेसिकली कोई भी मल्टीविटामिन जो होता है वो मिनिमम 20 डेज़ के लिए लेते हैं, ठीक है ना? 1 मंथ के लिए लो तो और बेटर होगा, अच्छा होगा, लेकिन मिनिमम 20 डेज़ के लिए आपको लेना है। मल्टीविटामिन हम इसलिए देते हैं बेसिकली कि आपके जिस्म के अंदर ताकत आए, आपका सेल जो आपका वीक हो गया है बीमारी की वजह से, डिज़ीज़ की वजह से, तो वो सेल जल्दी से जल्दी रिपेयर हो जाए, वो सेल को वो चीज़ जो जिस चीज़ की जिस्म में कमी है, वो चीज़ को ये मल्टीविटामिन के थ्रू वो पूरा किया जाता है, जिसकी वजह से आप जल्दी रिकवर होते हो। तो ये बेसिकली ताकत के लिए होता है, जितना
जल्दी आप ताकत गेन करोगे उतना जल्दी आपको रिकवर होने में टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। तो ये 4 दवाई है, जैसा कि मैंने बताया ये चारों दवाई आपको लेना है, ठीक है, अगर आपको टाइफाइड फीवर होता है तो। अब कुछ केसेस में जो हम ओरल ड्रग देते हैं, ये सारा ऊपर जो था ओरल ड्रग था, कुछ केसेस में ओरल ड्रग जो होते हैं वो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करता है, जैसे हमने कोई भी ड्रग दिया वो वोमिट हो गया, कभी-कभी टाइफाइड फीवर में बहुत वोमिट देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमने ओरल ड्रग दिया, वो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जो पेशेंट है वो बहुत वो मतलब उसको वोमिट बहुत हो रहा है, तो वोमिटिंग के थ्रू ये सारा ड्रग वापसी बाहर आ गया। अब जब तक ड्रग हम देंगे, जब तक वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो उस ड्रग का एक्शन नहीं होगा, ड्रग सही से काम नहीं करेगा। जब ड्रग काम नहीं करेगा तो फिर आप जल्दी रिकवर नहीं हो पाओगे, आप जैसे रहो बीमार हो तो बीमार की तरह ही रहोगे, है ना। तो कभी-कभी केसेस में कुछ केसेस में देखने को मिलता है ओरल ड्रग जो होती है बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, एब्ज़ॉर्ब नहीं करता है, ठीक है, वोमिट के थ्रू उसको बाहर फेंक देता है, तो उस केसेस में हम इंजेक्टेबल ड्रग देते हैं, ठीक है। अब कौन-कौन से ड्रग इंजेक्टेबल वो देखते हैं वन बाय वन। तो अच्छा, एक चीज़ मैं और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बोलूँगा, कभी भी आप इंजेक्टेबल ड्रग लो तो सेल्फ मत लो, किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज़ होके लो, एडमिट होके लो या किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लो, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लिखा है क्योंकि ये वीडियो मेडिकोज़ भी देखेंगे, तो जो मेडिकोज़ डॉक्टर देख रहे हो एमबीबीएस वाले, बीएमएस वाले, बीएचएमएस वाले, बीयूएमएस वाले या डेंटिस्ट हो या वो फिजियोथेरेपिस्ट हो या फार्मेसी हो, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, तो ये उनके लिए है, वो समझ रहे होंगे इस चीज़ को, ठीक है। जो नॉर्मल पीपल देख रहे हो, नॉन मेडिकोज़ देख रहे हो या जिसको फीवर हो गया वो देख रहे हो, तो वो इंजेक्टेबल ड्रग हमेशा कभी भी सेल्फ नहीं लेते हैं, किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में लेते हैं। उसके फ़ायदे नुकसान होते हैं, क्यों बोला जाता है कि डॉक्टर के सुपरविज़न में लेना है, वो इसलिए आपने मेडिसिन लिया, कभी-कभी होता है क्या मेडिसिन जैसे दिया हमने सलाइन के साथ तो बॉडी जो है वो शिवरिंग करने लगता है। तब बॉडी शिवरिंग करने के लिए फिर वहाँ पे इसको सलाइन को रोक के दूसरी मेडिसिन चलती है ना? तो कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ड्यूरिंग द इंजेक्टेबल ड्रग, तो इसलिए बोला जाता है आप हॉस्पिटल में एडमिट होके लो, किसी डॉक्टर के सुपरविज़न में आप लो, ठीक है ना? मेनली इसलिए बोलते हैं वरना कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि ये वीडियो कोई भी देख सकते हैं, है ना? तो अब यहाँ पे कुछ कंपोजिशन है, पहले हम इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन देंगे 2 एमजी का, ठीक है ना? उसमें नॉर्मल सलाइन हम 100 ml मिलाएँगे, बीडी देंगे फॉर 2 डेज़, यहाँ डेज़ का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग करेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना? तो पहला ड्रग हम क्या दिया इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन दिया, 2 एमजी का दिया प्लस 100 ml एनएस में मिला के देना है, बीडी देना है, यानी सुबह एक शाम देना है या और ये कंपोजिशन नहीं तो दूसरा हम देते हैं इंजेक्शन सिप्रोफ्लोक्सासिन 100 ml देते हैं, 100 ml सलाइन में डाल के इसको भी देंगे, बीडी फॉर 2 डेज़ के लिए देंगे, ठीक है ना? अगर वो नहीं देंगे तो एक तीसरा कंपोजिशन आता है इंजेक्शन सेफ्ट्रिक्सोन 1 एमजी देंगे, नॉर्मल सलाइन 100 ml का मिला के 5 डेज़ के लिए प्लस, तो इसी रीज़न से बोला जाता है कि आप जब भी इंजेक्टेबल ड्रग लो तो वो डॉक्टर के सुपरविज़न में लो, ठीक है ना? और यहाँ पे मैंने और डिटेल इसलिए बताया कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये वीडियो देखेंगे। अब इसके बाद ये तो था हमारा मेडिसिनल ट्रीटमेंट, ठीक है ना? हम क्या-क्या मेडिसिन लेंगे, कौन-कौन से ड्रग लेंगे। अब ड्रग जो होता है ड्रग ड्रग ट्रीटमेंट जो होते हैं वो 50% होता है, जब तक कि आप डाइट को फ़ॉलो ना करो, ठीक है ना? परहेज़ ना करो। हमने मेडिसिन लिया और हमने डाइट को फ़ॉलो अप नहीं किया, डाइट को सही से नहीं लिया तो फिर रिकवरी में टाइम लगता है। इसलिए मेडिसिन के साथ-साथ डाइट को फ़ॉलो अप करना, डाइट को सही तरीके से लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डाइट, डाइट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, तो डाइट में हमें क्या लेना है फाइबर डाइट लेना है, ठीक है? हमें डाइट में क्या फाइबर डाइट लेना है, सॉफ्ट डाइट लेना है, जैसे खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सारा लेना है। मेंटेन हाइड्रेशन, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट वगैरह लेना है, जूस लेना है, ठीक है ना? अब जूस में क्या होता है ना आप हाइजीनिक जूस लो, घर में बना पाओ अच्छे से तो बेहतर है, बाहर का तो जब तक आप बीमार हो, तबीयत खराब है आपकी, तो आप बाहर के जूस से भी अवॉइड करो, आप घर में जूस निकालो मिक्सर से फिर वो लो, ठीक है ना? और इलेक्ट्रोलाइट लो, ओआरएसएल आता है लिक्विड वो लो आप, ठीक है ना?
उसके बाद जितना प्लेन वाटर पी सकते हो या शिकंजी बना के आप पी सकते हो वो पियो, मैक्सिमम जितना ले सकते हो। फिर मेंटेन बॉडी इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, जो कि 1 लीटर पानी में 1 सैचेट को मिक्स करके उसको लेते हैं। और हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप नॉन-वेज खाओ, अंडे खाओ, ठीक है ना? और बनाना खाओ जिसमें प्रोटीन की डाइट ज़्यादा होती है, ठीक है? बनाना में आयरन डाइट ज़्यादा होता है, ठीक है? तो हाई प्रोटीन डाइट लेना है। आप दाल लो, है ना? इस सब में होता है। और आप अगर ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो 3 पीस अंजीर, अंजीर एक टाइप का ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो कि इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और 8 से 10 मुनक्का, मुनक्का भी एक ड्राई फ्रूट्स में आता है। आप किसी भी ड्राई फ्रूट शॉप पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। आप 8 से 10 मुनक्का डेली लो, ठीक है ना? तो ये सारा हो गया, मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया, डाइट हो गया। फिर आप जब रिकवर थोड़े हो जाओ तो आप वैक्सीन लगा लो। अगर आपने टाइफाइड वैक्सीन नहीं ली है तो टाइफाइड का अटैक फिर भी कभी भी आ सकता है, ठीक है ना? तो टाइफाइड का वैक्सीन लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? टाइफाइड का वैक्सीन आपको वैक्सीनेशन सेंटर पे मिल जाएगा या किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में जाओगे वहाँ पे अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है ना? तो ये पूरा टाइफाइड के बारे में था। इसमें कोई क्वीरीज़ आती है तो आप हमें मेल करके, कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है? ये हमने दोनों के लिए बनाया है वीडियो, जो नॉन मेडिकोज़ हो उसके लिए भी, जो जिसको टाइफाइड हुआ है वो अगर देख रहे हो, नॉर्मल पीपल देख रहे हो, नॉन मेडिकोज़ और मेडिकोज़ दोनों के लिए है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो, जैसे-जैसे बताया गया है इसमें वैसे-वैसे आप फॉलो करिए, तो आप जल्दी रिकवर हो जाओगे। और जितने भी नए व्यूअर्स देख रहे हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एट लीस्ट एक बार आप चैनल को जाके विज़िट कीजिए, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेगी। हमने बहुत काम की चीज़ें इस पे अपलोड कर रखा है आप ही लोगों के लिए, ठीक है? तो आप एक बार जाके चैनल को विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमें इंटरेस्ट है और नए-नए वीडियो को बनाने में, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। ये तो टाइफाइड फीवर था, इससे पहले हमने मलेरिया फीवर, डेंगू फीवर के बारे में पूरा हमने डिटेल में बात किया है। वो वीडियो अवेलेबल है हमारे इस चैनल पे, ठीक है? ट्रीटमेंट के साथ, कॉज़ के साथ, ठीक है ना? और मैं नेक्स्ट वीडियो में आने वाला हूँ वायरल फीवर। वायरल फीवर भी बहुत कॉमन टाइप का फीवर होता है, हर किसी को हो जाता है, ठीक है ना? तो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है? तो आज के लिए इतना, ओके, थैंक यू सो मच।